6 इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेज़ ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, अब जो हमारा फेरिंग्स होता है ना, उसमें इन्फेक्शन यूजुअली ओरोफेरिंग्स में होता है, लेकिन जो नेज़ोफेरिंग्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इन्फेक्शन ऑफ द नोज़ एंड साइनसेस की वजह से, यानी नोज़ और साइनसेस का इन्फेक्शन होगा और वो हमारे नेज़ोफेरिंग्स का इन्फेक्शन करवा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसकी इतनी ये जो क्लिनिकली जो है इतनी सिग्निफिकेंस का नहीं है नेज़ोफेरिंग्स का। और जबकि बात करें अब हाइपोफेरिंग्स की, तो उसमें इन्फेक्शन वर्चुअली अननोन होता है। तो मेनली फेरिंग्स का इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वही हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एक्यूट फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस क्या होता है? ये केस बहुत ही कॉमन, स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट्स वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कॉमन कंडीशन है, और ये लाइकली है कि ये ज़्यादा उन लोगों को अफेक्ट करती है जिनकी रेजिस्टेंस लोअर होती है, यानी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनिटी लो होती है। अब ये एक्यूट फेरेंजाइटिस जो टर्म है ना, ये फ्रीक्वेंटली सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के साथ, ठीक है, उसके साथ। लेकिन हाउएवर इन रियलिटी याद रखिएगा, ये जो स्पेक्ट्रम, इनमें जो स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन से लेके लोकलाइज टू द प्राइमरी टॉन्सिल्स, primarily to the tonsils, which is a part of the oropharynx, acute tonsillitis, to generalized inflammation of the entire pharynx, acute pharyngitis। यानी इसमें ये बात कह रहा है कि हम ये दोनों यानी acute pharyngitis और acute tonsillitis को सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो अक्यूट टॉन्सिलाइटिस है ये ओरोफेरिंग्स में, क्योंकि टॉन्सिल्स हैं तो उसका हिस्सा है, यानी ओरोफेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हुई है। लेकिन जो अक्यूट फेरेंजाइटिस है इसमें जो है जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन होती है हमारे पूरे फेरिंग्स की, तो इनमें फ़र्क है। तो याद रखिएगा, लेकिन दोनों जो कंडीशंस हैं ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं, ठीक है, दोनों से कॉज होती हैं। और वायरसेस जो है उनमें यानी दोनों वायरसेस भी और बैक्टीरिया भी जो है ये अक्यूट फेरेंजाइटिस कॉज करवाते हैं। और इसमें जो वायरसेस ज़्यादा कॉमन है जो फेरेंजाइटिस कॉज करवाते हैं, एंड ऑफन प्राइमरी इफेक्टर्स भी यही होते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी पहले इसको वायरस की वजह से ही होगा और उसमें फिर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब कॉमन जो वायरसेस जिनकी वजह से ये अक्यूट फेरेंजाइटिस होता है उसमें हमारे पास आ जाता है एडिनो वायरस, राइनो वायरस, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एडिनोवायरस, राइनोवायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये कॉमन है, याद रखिएगा, कॉमनली ये तीनों हैं, एडिनो, राइनो एंड इन्फ्लुएंजा। जबकि जो कॉमन बैक्टीरियाज हैं उसमें हमारे पास बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आता है, नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, वायरसेस अलग हैं, बैक्टीरिया अलग हैं जो कॉमन है इसमें अक्यूट फेरेंजाइटिस का बायस बनते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉमन प्रोड्रोमल मैनिफेस्टेशन ऑफ मीजल्स, स्कारलेट फीवर, ग्लैंडुलर फीवर, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड एंड स्मॉल पॉक्स। इन सब में हमें ये एक प्रोड्रोमल मैनिफेस्टेशन की तरह अक्यूट फेरेंजाइटिस मिलता है। तो देखिए, जब भी कोई अगर फेरेंजल म्यूकोज़ा में हमें कोई लोकल ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, हमारे फेरेंजल म्यूकोज़ा में, तो उससे हम जो है ना प्री डिस्पोज हो जाते हैं टू द इन्फेक्शन। ठीक है, यानी फिर जो है इस तरह के बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा लाइकली हैं कि हो। तो जब भी ट्रॉमा होगा, तो जैसे अगर कोरोसिव से ट्रॉमा हो गया हो या अब्रेजन हो गई हो या फॉरेन बॉडीज़, तो फिर आगे जाके इस तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस उस पर ट्रॉमाटाइज्ड म्यूकोज़ा पे इन्फेक्शन करवाएंगे। तो अब क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं अक्यूट फेरेंजाइटिस के। ठीक है, आगे हम डिटेल में क्रोनिक पे डिस्कस करेंगे, तो अक्यूट को थोड़ा सा क्रोनिक से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो फेरेंजाइटिस इसमें जो हो रही है अक्यूट वाले में, ये सिवियरिटी में वेरी करेगी, यानी माइल्ड से लेके सिवियर नेचर की भी हो सकती है, और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो भी इसकी सिवियरिटी पे ही डिपेंड करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड फेरेंजाइटिस हुई है तो उसमें बस पेशेंट को थोड़ी सी गले में जो है थ्रोट में डिस्कम्फर्ट होगी, स्पेशली जब वो स्वेलो करेगा उस दौरान उसको डिस्कम्फर्ट होगी। साथ में लो ग्रेड का फीवर हो सकता है और जनरल मलेज। रेफर्ड ओटेल्जिया यानी एयर एक्ट जो होता है, रेफर्ड ओटेल्जिया, ये भी एनी डिग्री ऑफ फेरेंजाइटिस में मिल सकता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर किसी में भी रेफर्ड ओटेल्जिया होगा। अब जब हम फेरिंग्स की एग्जामिनेशन करेंगे उसमें हमें बहुत ज़्यादा मार्क कंजेशन मिलती है फेरेंजल म्यूकोज़ा की, और कभी कभार सॉफ्ट पैलेट का इडीमा भी हमें मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिगर गिवन है इसमें हमें दिखाया गया है कि अक्यूट फेरेंजाइटिस में देखें इडीमा और कंजेशन हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये यूविला है और ये पीछे जो पोस्टीरियर फेरेंजल वॉल। अच्छा, पुराने एडिशन में ये पिक्चर नहीं है गिवन। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जामिनेशन पे फेरेंजल म्यूकोज़ा में जो है सॉफ्ट पैलेट का एडिमा मिल सकता है और पीछे म्यूकोज़ा की कंजेशन।
इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इसमें जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें लिम्फेडिनोपैथी जो है वो माइल्ड केसेस में हमें नहीं मिलती, ठीक है। जो सिवियर केसेस होते हैं उनमें ये सारे जो सिम्टम हमने अभी डिस्कस किए ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। एडिमा, कंजेशन, लिम्फेडिनोपैथी, फेरेंजाइटिस में जो ओटेल्जिया हो रहा है, लो ग्रेड फीवर और डिस्कम्फर्ट ऑन स्वेलोइंग, ये सब सिवियर होंगे और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे सिवियर केस में। इसके अलावा पेशेंट को जो है अक्यूट फेरेंजाइटिस में थ्रोट में बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होगा, ठीक है। सिवियर पेन सिवियर फेरेंजाइटिस में, ठीक है, डिग्रीज है ना, तो सिवियर वाले में बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होगा विथ डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया होगा, पेन इन डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। और इसके अलावा उसको अब यहाँ पे माइल्ड ग्रेड नहीं है, हाई ग्रेड का फीवर होगा, ठीक है। सिवियर डिजीज़ में हाई ग्रेड फीवर। अब जब हम सिवियर वाले की एग्जामिनेशन करेंगे उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलती है फेरेंजियल म्यूकोजा की। अब यहाँ पर हमें म्यूकोपरुलेंट एक्सूडेट भी मिलेगा वहाँ म्यूकोजा पे, ठीक है, माइल्ड में एक्सूडेट नहीं था। लिम्फोइड फॉलिकल्स भी इनलार्ज होंगे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे, वो हमें नज़र आएंगे। इडीमा और कंजेशन हो जाएगी सराउंडिंग के एरियाज़ की, जिसमें सॉफ्ट पैलेट, यूविला और ओरल कैविटी भी जो है उसकी हमें इडीमा और कंजेशन मिलेगी। यहाँ पर अब सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी प्रेजेंट होगी। अभी बहुत मुश्किल होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करें वायरल वाली फेरेंजाइटिस को बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस के साथ, मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना। वायरल में याद रखिएगा वैसे माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और साथ में नोज़ का और पैरानेजल साइनसेस का पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, ठीक है, नोज़ एंड पैरानेजल साइनसेस। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन आवर रीजन, यानी हुआ उसको ये वायरल की वजह से फेरेंजाइटिस, उसके बाद इस पर सुपर इम्पोज होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेशली हमारे रीजन में इस तरह ही होता है, कॉमन है। अब क्लिनिकल फीचर्स को समराइज़ करें, माइल्ड अक्यूट फेरेंजाइटिस, सिवियर अक्यूट फेरेंजाइटिस। माइल्ड में हमने कहा थ्रोट में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, फीवर होगा लेकिन लो ग्रेड का, एयर एक्ट, लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होगी और फेरेंजियल म्यूकोजा की कंजेशन होगी। सिवियर में क्या हो रहा है कि थ्रोट में पेन तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सिवियर डिग्री का, साथ में डिस्फेजिया भी होगा, एयर एक्ट, हाई ग्रेड का फीवर होगा, ठीक है, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी प्रेजेंट होगी एंड मलेज एंड हेडेक होगा। तो उसके बाद अब आती हैं इन्वेस्टिगेशंस, क्या करवाएंगे हम अक्यूट फेरेंजाइटिस में। कंप्लीट ब्लड पिक्चर हम करवाएंगे तो उसमें हमें टोटल जो वाइट सेल काउंट है वो हमें सीबीसी पे रेज्ड मिलेगा, इंक्रीज्ड होगा पेशेंट का। जो बैक्टीरियल वाली फेरेंजाइटिस है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स याद रखिएगा इंक्रीज्ड होंगे। थ्रोट स्वैब का कल्चर भी जो है उससे हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को भी आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर हमें थ्रोट स्वैब कल्चर पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हमने आइसोलेट किया हमें नहीं मिल रहा, आइसोलेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है पेशेंट को ये जो अक्यूट फेरेंजाइटिस हुई है ये वायरल एटियोलॉजी की है, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरसेस में हमने डिस्कस किया कि जो कॉमन बैक्टीरिया जिनकी वजह से अक्यूट फेरेंजाइटिस होता है उसमें हमने कहा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकस एंड एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। वायरसेस भी आप याद रखिएगा, कॉमन जो है एडिनो वायरस, राइनो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ये आपको भूलने ना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा, तो हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी इसमें अक्यूट फेरेंजाइटिस में, हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन जो इसको जो है कंडीशन को हमें डिफरेंशिएट करना होता है बाकी जो भी अक्यूट सोर थ्रोट के कॉजेज़ होते हैं उनसे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 32 में जो है हमने देखे सोर थ्रोट के डिफरेंट कॉजेज़, जो तकरीबन 16 कॉजेज़ हमने पढ़े थे, जिसमें था क्विंसी की वजह से होता है अक्यूट एंड क्रोनिक फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थेरिया, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, विंसेंट एंजाइना, एसिड रिफ्लक्स, कोरोसिव इंजरी से होता है, बर्न से, फॉरेन बॉडी जब एस्पायरेशन एब्रेशन करे, और ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरल्जिया की वजह से, फेरेंजियल मैलिग्नेंसीज की वजह से, ल्यूकीमिया, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस में भी होता है, ग्लैंडुलर फीवर में, विंसेंट्स एंजाइना में, ठीक है, और अल्कोहल वगैरह का यूज़ से, स्मोकिंग से, टोबैको से, ये सारे सोर थ्रोट के जितने भी कॉजेज़ हैं उनसे हमें इस अक्यूट फेरेंजाइटिस के सोर थ्रोट को डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसमें जो डिस्टिंक्शन है कि ये भाई वायरल है या बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, ये करना हमने कहा कि मुश्किल होता है। वायरल इन्फेक्शन याद रखिएगा जो अंडर 5 ईयर ऑफ एज वाले बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है वायरल, और लेस सीवियर होता है ये, और इसमें ल्यूकोसाइटोसिस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अक्यूट जो फेरेंजियल डिप्थेरिया है उसको भी याद रखिएगा हमने एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि इसमें सूडो मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं और थ्रोट में, और इसमें भी हमने देखा कि सीवियर वाले केस में एक्सूडेट बन रहा था।
म्यूकोपरुलेंट एक्सुडेंट बन रहा था, ठीक है। तो डिप्थेरिया को एक्सक्लूड करना है। डिप्थेरिया में याद रखिएगा फीवर हाई ग्रेड का नहीं होता, इसके सीवियर फॉर्म में लेकिन हाई ग्रेड का था। और डिप्थेरिया में टॉक्सीमिया बहुत ज़्यादा होगी और उसमें थ्रोट स्वैब ही डायग्नोस्टिक होता है। अब आता है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन याद रखिएगा एक्यूट फेरेंजाइटिस की जो है वो कॉमन होती हैं, इसके स्पेशली बच्चों में इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो क्या होता है कि ये जो फेरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ है ना, ये एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, और जाके ईयर के अंदर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है, या नीचे इन लैरिंग्स में जाके वहाँ की लैरिंग्स की इन्फ्लामेशन करवाएगा, लडविग्स एंजाइना करवा सकता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसमें जो जनरलाइज्ड कॉम्प्लिकेशंस है उसमें एक तो सेप्टिसीमिया हो सकती है, या एक्यूट फेरेंजाइटिस की वजह से सेप्टिसीमिया, नेफ्राइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। लेकिन ये रेयर कंडीशन है, सिस्टेमिकली इतना इन्फेक्शन नहीं होता। ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्यूट वाले में सिर्फ हमने जनरल मेजर्स जैसे बेड रेस्ट का देना है, और एंटीपायरेटिक देंगे फीवर के लिए, वार्म सेलिन या एंटीसेप्टिक गार्गल्स करने का कहेंगे ताकि वो जो है रिमूव हो इन्फेक्शन फेरिंग्स से। सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट देंगे हम पेशेंट को, क्योंकि पेन है उसको थ्रोट में, स्वेलिंग पे। एंटीबायोटिक देंगे अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो। और इसके अलावा ओरल एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट जो है वो हमने याद रखिएगा इमीडिएटली स्टार्ट करने होते हैं, और फिर जब कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना हमें स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट देने होंगे एंटीबायोटिक। दैट्स इट, यहाँ पर हो गया कंप्लीट एक्यूट फेरेंजाइटिस। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फेरेंजियल डिप्थेरिया। फेरेंजियल डिप्थेरिया याद रखिएगा ये भी फेरेंजियल इन्फेक्शन है जो कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलस की वजह से हो सकता है, या कॉरिनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया, या फिर क्लेब्स लोफलर बेसिलस KLB, ठीक है, ये इसमें पैथोजेंस होते हैं। तो अब इसमें डिप्थेरिया का जो इंसिडेंस है ये आजकल वैसे कम हो गया क्योंकि इम्यूनाइजेशन अच्छी खासी आ गई है डिप्थेरिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो डिप्थेरिया कैसे स्प्रेड होता है हमें पता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 7 दिन का होता है, उसके बाद ये सिम्टम शो करता है 7 दिनों तक। तो बच्चों में ज़्यादातर कॉमन है, स्पेशली जो 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें, ठीक है। और रेस्पिरेटरी एरोसोलाइज ड्रॉपलेट्स से ये स्प्रेड होता है। पैथोलॉजी में क्या होगा, इसमें लोकली जो फेरेंजियल म्यूकोसा है, जैसा आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, इसमें डिप्थेरिया जो बेसिलस है वो जाके फेरेंजियल म्यूकोसा की नेक्रोसिस करवा देता है। नेक्रोसिस की वजह से फिर यहाँ पे फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन का जो कलर होता है ये याद रखिएगा यूजुअली ग्रे होता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन वाइट भी हो सकती है, येलो, या इवन डार्क ब्राउन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी फिगर में देखें मेम्ब्रेन बनी हुई है, येलो, वाइट, ग्रे, डार्क ब्राउन। तो फर्मली जो है म्यूकोसा के साथ अटैच होती है, और अगर हम इसको रिमूव करें मेम्ब्रेन को तो पीछे ब्लीडिंग सरफेस रह जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हमने रिमूवल कर लिया मेम्ब्रेन का तो दोबारा से ये मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है। डिप्थेरिया बेसिलस जो है ये एक पावरफुल एक्सोटोक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि पेशेंट को मायोकार्डाइटिस भी करवा सकता है, नेफ्राइटिस और इवन पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये इसके डिप्थेरिया के एक्सोटोक्सिन के इफेक्ट्स हैं। तो क्लिनिकल फीचर में देखिए हमें क्या मिलेगा, ओरोफेरिंक्स में जो पैलेटिन टॉन्सिल्स होते हैं ये इसमें कॉमनली देखें अफेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये लैरिंग्स में भी स्प्रेड कर सकता है, नीचे चला जाएगा, लैरिंजियल डिप्थेरिया हो सकती है, नेज़ोफेरिंक्स में जा सकता है, नेज़ल कैविटी में भी जा सकता है। तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा कि कहेगा मुझे सोर थ्रोट है, मेरा गला ख़राब है, और उसको लो ग्रेड का फीवर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो ग्रेड फीवर। टॉक्सीमिया उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा होगी और पेशेंट जो है इल लुकिंग होगा। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ये फॉल्स मेम्ब्रेन जो इसके टॉन्सिल पे नज़र आएगी, फॉशियल पिलर्स पे भी नज़र आ सकती है, और इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट पे भी होगी, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस फिगर में पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे भी देखें नज़र आ रही है, हमें पिलर्स पे भी नज़र आ रही है। तो इसके अलावा जो है सर्वाइकल लिम्फ नोड से होते हैं ना पेशेंट के, वो हमें इनलार्ज और टेंडर मिलेंगे, पार्टिकुलरली जो जुगलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड होते हैं, जुगलो डायगेस्ट्रिक। कभी कभार सर्वाइकल लिम्फ नोड भी इनलार्ज हो सकते हैं जिससे हमें बुल्स नेक अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर फिगर में देखिए बुल नेक अपीयरेंस दिखाई गई है जो सर्वाइकल लिम्फ नोड के इनलार्जमेंट की वजह से हुआ, और इसमें जगलो डायगेस्ट्रिक नोड्स भी इनलार्ज हो सकते हैं। बुल नेक अपीयरेंस इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर को समराइज़ करें, पेशेंट को सोर थ्रोट होगा, उसको लो ग्रेड का फीवर होगा, सिवियर टॉक्सीमिया, फॉल्स मेम्ब्रेन हमें मिलेगी, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होगी पेशेंट को, और मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस एंड न्यूराइटिस। डायग्नोस कैसे करना है इसकी, वैसे तो हम कैरेक्टरिस्टिक ये जो फॉल्स मेम्ब्रेन अगर हमें नज़र आ जाती है तो उस पर हम डायग्नोस करते हैं, लेकिन जो है हम इसमें याद रखिएगा फ़ीवर जो होता है वो लो ग्रेड का होता है, और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का फ़ीवर नहीं होगा, ठीक है। और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा विथ वीक एंड डिसप्रोपोर्शनेटली रैपिड पल्स, वीक किस्म की लेकिन रैपिड पल्स होगी उसकी।
तो ये डायग्नोसिस में हम ये भी देखेंगे। और जब हम थ्रोट स्वैब करेंगे तो उसमें हमें ऑब्वियसली डिप्थीरिया बैसिलस मिल सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? ये जो कोरिरी बैक्टीरियम बैक्टीरिया है ये पावरफुल एक्सोटॉक्सिन बनाता है, जो हम बार बार कह रहे हैं हाईली टॉक्सिक होता है, हमारे हार्ट को भी और नर्व्स को भी वो एक्सोटॉक्सिन हार्मफुल होता है। तो वो मायोकार्डाइटिस करवाएगा एक्सोटॉक्सिन, कार्डिक एरिथमियास करवाएगा और एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर। जबकि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो है कुछ हफ्तों के बाद जो है एक्यूट फेज़ के हफ्तों के बाद अपीयर होगी, जिसमें उस पेशेंट की जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी पैरालिसिस होगी, डायाफ्राम की और ऑक्यूलर मसल्स की भी पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो है वो हमने स्टार्ट करना होता है। ठीक है, लैरिंक्स में भी हमने डिप्थीरिया पढ़ा था डिटेल में, और हम कम्युनिटी मेडिसिन में भी हमने पढ़ा है, पैथोलॉजी में भी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी थर्ड ईयर में। अब तो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह से इसकी हर एक चीज़। ठीक है, तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो है हमने एज अर्ली एज पॉसिबल हमने स्टार्ट करना होता है, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट को। ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन की वजह से हो रही है, तो इसलिए हमने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देना है। अगर जो है इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है डिप्थीरिया का ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड, तो एंटीटॉक्सिन जो है हम जब तक के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट आए उससे पहले ही हम एंटीटॉक्सिन दे देंगे, अगर हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि ये डिप्थीरिया ही होगा। तो डोज जो है एंटीटॉक्सिन का वो उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, और इन्वॉल्वमेंट उसने कितने पार्ट्स की है, लैरिंक्स को कर लिया है, टॉन्सिल्स को सिर्फ किया है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। डोज आपने याद रखना है 20,000 से लेके 1,20,000 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावीनसली हम देते हैं। इसके अलावा साथ में सिस्टेमिकली पेनिसिलिन भी दी जाती है एवरी 6 आवर्स इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जो सेंसिटिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें हम पेनिसिलिन की जगह पे एरिथ्रोमाइसिन देंगे। लैरिंग्स अगर इन्वॉल्व हो गया है अलॉन्ग विद द फेरिंग्स, तो उससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसमें फिर ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ विंसेंट्स एंजाइना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से जो है पास्ट में क्वेश्चन भी आए हैं एग्ज़ाम में, दैट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विंसेंट्स एंजाइना। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो विंसेंट एंजाइना होता क्या है? ये एक एक्यूट अल्सरेटिव लेशन होती है, ठीक है, जो दोनों या एक टॉन्सिल को इन्वॉल्व करेगी और फिर ये स्प्रेड करेगी कहाँ तक? हमारे फॉशियल पिलर्स तक, सॉफ्ट पैलेट तक जा सकती है, इवन गम्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, इट इज़ एन अल्सरेटिव लेशन विच इन्वॉल्व्स बोथ द टॉन्सिल्स एंड मे स्प्रेड टू द फॉशियल पिलर्स, सॉफ्ट पैलेट एंड गम्स। तो इसमें जो इन्फेक्शन है ये कॉज किसकी वजह से हुआ है? ग्राम नेगेटिव फ्यूसीफॉर्म बेसिलाई एंड विंसेंट्स स्पायरोकीट, ये दो इसमें मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजेंस होते हैं, विंसेंट्स स्पायरोकीट एंड ग्राम नेगेटिव फ्यूसीफॉर्म बेसिलाई। इसके साथ याद रखिएगा इसमें साथ में पेशेंट को एसोसिएटेड सेकेंडरी एंड एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो है ये यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है और जो मिडिल एज के पर्सन होते हैं। प्री डिस्पोजिंग फीचर्स इसमें क्या है? अगर उसके कैरियस टीथ हैं, ठीक है, दांतों में जो कीड़ा हम कहते हैं लग जाए, कैरियस टीथ, या उसको जो है पुअर ओरल हाइजीन है पेशेंट की, या उसकी डाइट पुअर है, ओवर क्राउडिंग है, तो ये प्री डिस्पोज करती है उनको टू विंसेंट्स एंजाइना। तो ये जो डिजीज़ थी याद रखिएगा, ये जो ट्रूप्स थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन थी, इसीलिए हम इसको ट्रेंच माउथ भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेंच, ये देखिए ट्रेंच माउथ की उनमें जो ट्रूप्स थे उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन थी उस वर्ल्ड वार 1 के दौरान। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसका जो ऑनसेट होता है ये बहुत अचानक से सडनली होगा, ठीक है, और इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा मार्क पेन है थ्रोट में, ठीक है, गले में उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा थ्रोट में, और साथ में जो है जब वो स्वेलो करेगा, स्वेलोइंग उसकी पेनफुल होगी, फाउल ब्रेथ भी आएगा माउथ से, जिसको हम कहते हैं फीटर ऑरिस। फीटर ऑरिस मतलब फाउल ब्रेथ फ्रॉम माउथ। हाई ग्रेड का फीवर होगा इसमें, और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें हमें ग्रेइश मेम्ब्रेन जो है टॉन्सिल्स को कवर करती हुई नज़र आएगी, ग्रेइश कलर की मेम्ब्रेन, जो कि इसमें जो है वो ये मेम्ब्रेन इजीली रिमूव भी हो सकती है। ठीक है, जिससे यहाँ पे भी देखें तो ये मेम्ब्रेन इजीली रिमूव हो सकती है। जब हम इस मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो पीछे टॉन्सिल्स में अल्सरेशन हो जाएगी और जो इजीली ब्लीड करेगा। इसमें भी पेशेंट के जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, स्पेशली जो टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स हैं, वो इनलार्ज और टेंडर हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने कौन सी करवानी है विंसेंट एंजाइना में? हम स्वैब लेते हैं और स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमें फ्यूसीफॉर्म बेसिलाई नज़र आएंगे और यही विंसेंट्स स्पायरोकीट नज़र आएगा, ठीक है, स्वैब पे।
स्मेयर पे जो हम बनाएंगे। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है स्पेशली जो बाकी अक्यूट सोर थ्रोट के कॉजेस है, स्पेशली जो फेरेंजियल डिप्थेरिया, क्योंकि इसमें भी मेम्ब्रेन बन रही है, उसमें भी सूडो मेम्ब्रेन बन रही थी। और अक्यूट टॉन्सिलाइटिस से डिफरेंशिएट करेंगे टॉन्सिल्स इन्वॉल्व है इन क्विंसी से। तो ट्रीटमेंट में हमने इसमें सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक देने होते हैं फ्रॉम द पेनिसिलिन ग्रुप, और उसके साथ हमने मेट्रोनिडाजोल भी देनी है क्योंकि ये स्पायरोकीटल इन्फेक्शन है। तो पेनिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। लोकली हम एंटीसेप्टिक्स गार्गल्स जो हैं वो कहेंगे पेशेंट को गरारे करे, एनाल्जेसिक देंगे पेन के लिए, एंटीपायरेटिक जो है बुखार के लिए, और बाकी भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने देना है साथ में। तो दैट्स इट, यहाँ पे ये विंसेंट एंजाइना कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगली जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है फेरिंग्स की वो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या इसको हम ग्लैंडुलर फीवर भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन है जो एब्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। ठीक है, एब्स्टेन बार वायरस हमने पढ़ा है, और ये डिजीज़ जो है स्लाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होती है किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ माउथ से एज अकर्स इन किसिंग। तो इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस डिज़ीज़ का वो 5 से 7 हफ्तों का होता है। ठीक है, 5 to 7 वीक्स। और ये डिज़ीज़ कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें पेशेंट के जो है ना एबनॉर्मल जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे ब्लड में। ठीक है, तभी हम इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कह रहे हैं कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसमें ना, पेशेंट को प्रोड्रोमल पीरियड होता है पहले 4 से 7 दिनों का, जिसमें उसको मलेज होगा, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड का फीवर होगा, उसको हेडेक होगा। ठीक है, और साथ में सोर थ्रोट। ठीक है, ईएनटी से रिलेटेड सोर थ्रोट हो रहा है इसमें, जो कि वेरिंग सिवियरिटी का होगा। मोस्ट जो कॉमन मैनिफेस्टेशन होती हैं वो यही है कि पेशेंट के जो है जो नोड्स होते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड वो इनलार्ज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होंगे और टेंडर होंगे। इसी वजह से हम इसको दूसरा नाम दे रहे हैं ग्लैंडुलर फीवर। ठीक है, लिम्फ नोड इनलार्ज और टेंडर हो गए हैं, पेनफुल है, तो ग्लैंडुलर फीवर कह रहे हैं। तो ये जो लिम्फेडिनोपैथी है ये बहुत सेवरल महीनों तक जो है परसिस्ट रहती है। अब जो इसमें फेरेंजियल साइंस है वो याद रखिएगा, इसमें वेरी करते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में। फेरेंजियल में जो है पेशेंट को यानी इसका जो कंजेस्टेड होगा, और सुपरफिशियल अल्सर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली भी होती है। ठीक है, स्प्लीन इसकी इनलार्ज कर जाएगी, और 50% केसेस में जो है स्प्लीन इनलार्ज करती है, जबकि 10% में उसको हेपेटोमेगैली भी होगी किसी को, पेशेंट्स को। और स्किन रैशेस भी कभी कभार होंगे, अगर हम एम्पिसिलिन मिस्टेकनली इस कंडीशन में प्रेस्क्राइब कर लेते हैं तो उसको स्किन रैश हो जाएगा। तो इसके फीचर्स जो है याद रखिएगा, क्लिनिकल फीचर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के, कि इसमें जो है पेशेंट को सोर थ्रोट हो रहा है। ठीक है, प्रोड्रोमल पहले सिम्टम्स होंगे जो कि 4 से 7 दिनों तक होंगे, सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे, फीवर होगा लेकिन लो ग्रेड का, सोर थ्रोट भी होगा, स्प्लीनोमेगैली होगी, हेपेटोमेगैली, और स्किन रैश तब अपीयर होंगे अगर हम उसको एम्पिसिलिन दे देते हैं। अब कैसे हमें पता लगे कि इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस में हमने उसकी सीबीसी में करवाएंगे। ब्लड पिक्चर में हमें जो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस डायग्नोस होता है, क्योंकि हम जो एटिपिकली लार्जर एबनॉर्मल किस्म के बड़े बड़े से मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं ना वो ब्लड में हम डिटेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट है वो भी पेशेंट का इंक्रीज होगा। दूसरा सीरोलॉजिकली हम डायग्नोस करते हैं, उसमें आता है पोल बुनल टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट। ये यूजुअली जो फर्स्ट वीक होता है डिजीज़ का उसमें हमें पॉजिटिव मिलते हैं, और उनमें भी हमें एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट जो है याद रखिएगा, पॉल्मोनल टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट यूजुअली हमें फर्स्ट वीक ऑफ डिजीज़ में पॉजिटिव मिलेंगे, और इनमें मतलब हमें एंटीबॉडीज़ हम डिटेक्ट करते हैं। दूसरा, हमने ब्लड पिक्चर में एबनॉर्मली लार्ज जो है मोनोन्यूक्लियर सेल्स को डिटेक्ट किया, और हमने कंफर्म किया दैट इट इज़ द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और ग्लैंडुलर फीवर। ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई भी इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे हम रेस्ट का कहेंगे, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, और वार्म सैलिन गार्गल्स का कहेंगे। तो एंटीबायोटिक्स जो है इसमें वैसे कोई भी ट्रीटमेंट में जो है रोल प्ले नहीं करती। एम्पिसिलिन याद रखिएगा कभी भी नहीं देनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इस कंडीशन में, क्योंकि इससे स्किन रैशेस हो जाएंगे। अगर सिवियर केस है बहुत ज़्यादा तो हम स्टीरॉयड्स दे सकते हैं ताकि उसको सिम्टमेटिक रिलीफ मिले। दैट्स इट। उसके बाद अगला फेरेंजियल इन्फेक्शन है साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन, अब ये जो कंडीशन होती है ये क्लिनिकली बिल्कुल सिमिलर होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की ही तरह होती है। ठीक है, तो इसमें जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, और ये भी सीरोलॉजिकली ही डायग्नोस की जाती है। अच्छा, उसके बाद
अब आता है अगला टॉपिक क्रोनिक फेरेंजाइटिस। ठीक है, अक्यूट फेरेंजाइटिस हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डिटेल में डिस्कस किया। अब जो क्रोनिक फेरेंजाइटिस है, इसमें क्या होता है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पीछे जो फेरेंजियल पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में सब म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यूज़ पड़े हुए हैं, उनका क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उस क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी और क्रोनिक फेरेंजाइटिस कहलाएगा। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पिक्चर है क्रोनिक फेरेंजाइटिस की। इसमें देखें जो पोस्टीरियर हमारी ये फेरेंजियल वॉल होती है ना, इसमें देखें जो है जो हमारे सब म्यूकोजल लिम्फोइड फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, उनका क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है और इन्फ्लामेशन हुई है, जिसकी वजह से क्रोनिक फेरेंजाइटिस होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत से कॉजेटिव और कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स होते हैं जो ये कंडीशन करवा रहे हैं। मोस्ट कॉमनली याद रखिएगा, ये हैवी स्मोकर्स और जो ड्रिंकर्स हैं उनमें होती है। और इसके अलावा ये जो जिनकी पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है पेशेंट्स की, नेज़ल या साइनस की डिजीज़ की वजह से, उनमें भी ये कॉमन होता है। इसके अलावा अगर ड्राई और डस्टी एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा तक उन टाइम तक उनका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के साथ, तो वो भी प्रीडिस्पोज करेगा टू क्रोनिक फेरेंजाइटिस। तो इसमें जो इन्फेक्टेड गम्स, अगर पेशेंट के गम्स या टीथ जो है वो इन्फेक्टेड है और इसके अलावा माउथ से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी क्रोनिक फेरेंजाइटिस करवाएगा। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट जो कॉमन है बहुत से पेशेंट्स में, वो होता है गर्ड की वजह से गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से स्टमक का एसिड रिफ्लक्स होगा और इरिटेट करके क्रोनिक फेरेंजाइटिस कॉज करवाएगा। ठीक है, और हैवी स्मोकिंग ड्रिंकर्स, ये भी हमने डिस्कस किया। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को समराइज़ करें, एक तो हैवी स्मोकर्स में अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़ से होगी, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, माउथ ब्रीदिंग क्योंकि उससे ड्राई हो जाएगा, इरिटेट होगा, गम्स और टीथ का इन्फेक्शन, ड्राई और डस्टी एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एलर्जीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर एंड लोवर्ड रेजिस्टेंस, यानी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अगर लोवर्ड हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुछ टाइप्स आ जाती हैं। इस क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक फेरेंजाइटिस की फर्दर टाइप्स हैं। नंबर 1 कटारल टाइप, नंबर 2 हाइपरट्रॉफिक या ग्रैन्युलर, एंड नंबर 3 एट्रोफिक। ये जो मैंने पिक्चर खोली हुई है, ये ग्रैन्युलर या हाइपरट्रॉफिक टाइप है, जिसमें ये पीछे जो है फेरेंजियल वॉल पे ग्रैन्यूल्स या हाइपरट्रॉफी हो जाती है लिम्फोइड फॉलिकल्स की। सबसे पहले ये देखें कटारल टाइप। इसमें क्या होता है कि क्रोनिक कंजेशन हो जाती है फेरेंजियल म्यूकोसा की। देखिए कंजेस्टेड आपको नज़र आ रहा है फिगर में, इसमें साथ में उसको एडिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन कंजेशन ज़रूर मिलेगी, उसको हम कह रहे हैं कटारल टाइप। और इसमें ये जो यूव्यूला है, ये हमें इनलार्ज या इलोंगेटेड मिलेगा। ठीक है, कटारल टाइप में। ये हो गई। दूसरी टाइप है हाइपरट्रॉफिक। ठीक है, ये ग्रैन्युलर या हाइपरट्रॉफिक जो टाइप है, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो है हमारे पीछे फेरेंजियल पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे जो ये लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, इनकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम हाइपरट्रॉफिक या ग्रैन्युलर टाइप कह रहे हैं। इसमें छोटी सी जो है नोड्यूल्स हमारे लिम्फोइड फॉलिकल्स की पूरे जो है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे स्कैटर्ड होंगी और इसको ग्रैन्युलर, देखें दानों दानों जैसी ग्रैन्युलर अपीयरेंस दे रहा है, तो तभी हम इसको हाइपरट्रॉफिक या ग्रैन्युलर कह रहे हैं। थर्ड टाइप होती है एट्रोफिक फेरेंजाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फेरेंजियल म्यूकोसा है, ये थिन हो जाएगा और एट्रोफिक हो जाएगा और वाइट मतलब ड्राई हमें अपीयर होगा विथ सम विसिड म्यूकस उसके सरफेस पे होगा। तो ये जो टाइप है, ज़्यादातर जो एट्रोफिक राइनाइटिस हो जाता है जिनको, उनको ये एट्रोफिक फेरेंजाइटिस होता है एसोसिएटेड। तो बेसिकली याद रखिएगा, जो तीनों फॉर्म्स हैं फेरेंजाइटिस की, बल्कि क्रोनिक फेरेंजाइटिस कम्प्लीटली जो है, ये इन्फेक्शियस कॉजेज़ की वजह से नहीं होता। मेनली इसमें कोई ना कोई इरिटेटिव कॉज है जो ये क्रोनिक फेरेंजाइटिस करवाता है। अक्यूट में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन था, यहाँ पे इन्फेक्शन मेनली नहीं होता। अब क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं कि पेशेंट को किस तरह के सिम्टम्स होंगे, साइंस। तो पेशेंट जो है उसको कंटिन्यूस डिस्कम्फर्ट और या फिर इरिटेशन रहेगी थ्रोट में, जो कि उसको सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट। तो उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी गले में महसूस होगी और उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट डिज़ायर होगी कि वो बार बार अपना थ्रोट क्लियर करे या फिर स्वेलो करे। इरिटेशन ऑफ द थ्रोट कॉजेज कॉन्स्टेंट ड्राई हॉकिंग कफ। ठीक है, इसको कफ होगी, ड्राई हॉकिंग उसकी इरिटेशन की वजह से। और वोकल वॉइस जो होती है उसकी टायरिंग हो जाएगी, यानी पेशेंट बोल बोल के जल्दी थक जाएगा। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो फेरिंग्स के जो फीचर्स हैं वो वेरी करेंगे विद द क्लिनिकल टाइप। जो कटारल फेरेंजाइटिस हमने डिस्कस की, जिसमें कंजेशन हुई थी, तो उसमें हमें मतलब पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल पे बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलती है और ब्लड वेसल्स की इंगोर्जमेंट नज़र आएगी और उसमें जो है म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जो कि फेरेंजियल म्यूकोजा को कवर करेगा, तभी हम उसको कटारल कह रहे हैं। ठीक है, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा।
जो हाइपरट्रॉफिक हमने या ग्रैन्युलर टाइप देखी उसमें हमें लिम्फोइड फॉलिकल्स नज़र आएंगे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे, और वो उसको ग्रैन्युलर दानों दानों जैसी अपीयरेंस देंगे। एट्रोफिक वाली फेरेंजाइटिस में जो फेरेंजियल म्यूकोजा है वो हमें ड्राई नज़र आएगा और थिक विसिड सिक्रीशंस के साथ ग्लेज हुआ होगा, वो उसको कवर कर रही होंगी। अब जो है क्लिनिकल फीचर्स को समराइज़ करें, एक तो थ्रोट में इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ड्राई कफ, टायरिंग ऑफ द वॉइस एंड लोकल साइंस डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल टाइप। ठीक है, जो टाइप है उस पर साइन डिपेंड करेगा। ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास जो है, वैसे जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है इस क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक फेरेंजाइटिस का, वो यही होता है कि हम कॉजेटिव जो फैक्टर है उसको फाइंड आउट करें और उसको इरेडिकेट करें। अगर पेशेंट को पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो रही है तो नेज़ल या साइनस की डिज़ीज़ को फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ठीक है, या अगर उसके माउथ में कोई लोकल इन्फेक्शन है जैसे गम्स का या टीथ का, तो उसको हमने ट्रीट करना है। या फिर अगर कोई भी ऐसा इरिटेटिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको हमने इरेडिकेट करना है, जिसमें हमने पेशेंट को कहना है स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है, अल्कोहल भी, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एलर्जीज़ को भी अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स और जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ठंडी और खट्टी चीज़ें जो हैं याद रखिएगा वो अवॉइड की जाती हैं इसमें, और पेशेंट को हमने कहना है अवॉइड करें। और वार्म सैलिन गार्गल्स हम एडवाइस करेंगे ताकि उसकी जो डिस्कम्फर्ट है वो रिलीव हो। रेयरली जो है हाइपरट्रॉफिड वाले जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें हमने कॉटरी या क्रायो सर्जिकल रिमूवल जो है हम एडवाइस करते हैं, रेयरली। लेकिन यहाँ पर क्रोनिक फेरेंजाइटिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन है या डिजीज़ है फेरिंग्स की, वो है क्रोनिक स्पेसिफिक फेरेंजाइटिस। ठीक है, ये स्पेसिफिक फेरेंजाइटिस जो है वो किसी स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पैथोलॉजिक एंटिटी की वजह से होगा। अब ये जो है क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक वाली जो फेरेंजाइटिस थी उससे लेस कॉमन है, यानी इतना कॉमन नहीं है ये वाला। तो कौन से जो है स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशंस होती हैं फेरिंग्स की? सबसे पहले ट्यूबरक्यूलोसिस, इसकी वजह से भी फेरिंग्स इन्फ्लेम होता है। देखिए, जो प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस है फेरिंग्स की वो तो रेयर है, और ये रेयर है कि मतलब वो क्लिनिकली मैनिफेस्ट करे। टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स जो है यही जो है प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस की साइट होती है, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक। बाद में क्या होगा, इससे ट्यूबरक्यूलस सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी और फिर वो क्लिनिकली मैनिफेस्ट करेगा, सिम्टम्स दिखाएगा। अब सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट जो है ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी मतलब टीबी फेरिंग्स में हो। सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट जाहिर सी बात है, अगर पल्मोनरी टीबी हुई हो, प्राइमरी कैविटेटिंग पल्मोनरी टीबी के बाद जो है फेरिंग्स इन्वॉल्व होता है, और ये कुछ केसेस में हो सकता है। तो जो रूट ऑफ स्प्रेड होता है इसमें वो होता है स्प्यूटोजेनिक, यानी स्पूटम जो होता है बलगम, उसके थ्रू ये स्प्रेड करेगा हमारे फेरिंग्स में, जहाँ पे मैसिव बहुत सारे जो एसिड फास्ट बेसिलाए हैं वो स्पूटम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बलगम में। तो मल्टीपल पेनफुल और शैलो अल्सर्स हमें मिलेंगे इसमें फेरिंग्स में। ठीक है, वहाँ पे हमें बस सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिल रही थी, वो भी बहुत टाइम बाद, वैसे एसिम्प्टोमेटिक था। यहाँ पर सेकेंडरी वाले में हमें फेरिंग्स और ओरल कैविटी में अल्सर्स मिलेंगे, शैलो अल्सर, बहुत से पेनफुल। और क्लिनिकल फीचर सेकेंडरी वाले के जो इन्वॉल्वमेंट के हैं वो मास्क हो जाते हैं बाय द प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। ये सारे मतलब फीचर्स हैं प्राइमरी टीबी की वजह से मास्क हो जाते हैं, प्राइमरी के ज़्यादा होंगे, यानी लंग के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा होंगे। पल्मोनरी, प्राइमरी पल्मोनरी की, ये वाला प्राइमरी नहीं कह रहे हम। अच्छा, उसके बाद आता है फेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस। कह रहा है कि उसमें हमें किसी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अगर टीबी फेरिंग्स में है, उसको हम जो है सेम टाइम पे ट्रीट करेंगे जब हम प्राइमरी पल्मोनरी टीबी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वो खुद ही जो है उसी वक्त उसी ड्रग से उन्हीं से ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन है साइफिलिस। फेरिंग्स में भी साइफिलिस जो है ये भी रेयर डिजीज़ है आजकल। इसकी मैनिफेस्टेशंस में फेरिंग्स में हमें कोई भी 3 जो स्टेजेस होते हैं साइफिलिस के वो मिल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। फिर लेप्रोसी है। लेप्रोसी याद रखिएगा फेरिंग्स की बहुत ज़्यादा रेयर है। इसमें लेप्रोसी की वजह से भी जो फेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट है वो नेज़ल डिजीज़ के बाद होती है। आइसोलेटेड लेप्रोसी वैसे फेरिंग्स की नहीं होती, और इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? फेरिंजियल लीजन जो हुई है उसकी बायोप्सी लेंगे, और इसको भी हम वही ड्रग थेरेपी से ट्रीट करेंगे जैसे डैप्सोन से, जिस तरह हम किसी और बॉडी पार्ट में अगर लेप्रोसी हुई हो तो ट्रीट करते हैं। अदर्स में आता है इन्वॉल्वमेंट हमारे फेरिंग्स की। बाकी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ इससे भी होता है, लेकिन वो भी रेयर है, जिनमें स्क्लेरोमा, टोक्सोप्लाज्मोसिस, मैलिग्नेंट ग्रेन्युलोमा एंड सार्कोइडोसिस, ये सारी रेयर नॉन स्पेसिफिक डिजीज़ है, सॉरी स्पेसिफिक। अच्छा जी, अब इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, क्वेश्चंस आते हैं, वो है प्लमर विंसन सिंड्रोम।
अच्छा, प्लमर विंसन सिंड्रोम के जो बाकी सिनोनिमस नेम्स हैं इस सिंड्रोम के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसको हम पैटरसन ब्राउन कैलीज सिंड्रोम भी कहते हैं, सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया, क्रोनिक हाइपोफेरेंजाइटिस एंड क्रोनिक फेरेंजोइसोफेजाइटिस। ठीक है, ये सारे इसके नेम्स आपको याद होने चाहिए। तो इसमें होता क्या है, क्रोनिक एट्रोफिक टाइप की इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी, म्यूकोजल इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है और वो एट्रोफिक टाइप की है म्यूकोजल इन्फ्लामेशन, जो हाइपोफेरेंक्स को भी इन्वॉल्व करेगी और हमारे इसोफेगस के अपर पार्ट को इन्वॉल्व करेगी। एट्रोफिक टाइप की म्यूकोजल इन्फ्लामेशन, हाइपोफेरेंक्स को और अपर इसोफेगस को। तो ये सिंड्रोम जो है, मतलब इसमें मल्टीपल जो है होंगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तभी हम इसको सिंड्रोम कह रहे हैं। इसमें पेशेंट को जो है डिस्फेजिया होता है, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग। इसके अलावा माइक्रोसाइटिक अनीमिया होगी, यानी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगी। ठीक है, यानी जिसको हम चीलियोसिस भी कहते हैं, कॉर्नर ऑफ माउथ जो है वो उसके फिशर्ड होंगे। और कोइलोनाइकिया होगा, स्पूनिंग ऑफ द नेल्स, एंड ग्लोसाइटस, यानी कि बीफी रेड टंग हो जाएगी, टंग की मतलब इन्फ्लामेशन होगी। तो ये इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। याद रखिएगा, ये फेयरली कॉमन है हमारे रीजन में, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है उनमें ये सिंड्रोम बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली ये फीमेल्स में होता है जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, और ये हमें पता है बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल फीमेल्स में स्पेशली। इसके अलावा अगर पुअर जनरल हेल्थ है या कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो फीमेल्स को, तो उनमें कॉमन है। तो इसमें पैथोलॉजी क्या होती है, एग्जैक्ट जो इसकी इटियोलॉजी या कंडीशन की, वो तो अभी तक नहीं पता, लेकिन आयरन की जो डेफिशिएंसी है और इसके अलावा यही इसमें जो है प्रोबेबल बेसिक कॉज बनती है, यानी आयरन की कमी की वजह से ये सिंड्रोम होता है। लेकिन बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी इसमें जो है सम इफ़ेक्ट रखती हैं। तो इसमें कुछ जो रिसर्च वर्कर्स ने सजेस्ट किया है कि इस डिज़ीज़ की ऑटो इम्यून बेसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें होता क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी कि अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का म्यूकोसा जो है वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, थिनिंग ऑफ द अपर डाइजेस्टिव ट्रैक म्यूकोसा। ठीक है, इसमें जो हमारा म्यूकोसा है वो थिन हो जाता है अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का। इसके अलावा याद रखिएगा, रीटी पैक्स का लॉस हो जाएगा। रीटी पैक्स क्या होते हैं, जो हमारी एपिथेलियम होती है ना म्यूकोसा की, उसकी नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यूँ एक्सटेंशन होती है, इन एक्सटेंशन, एपिथेलियल एक्सटेंशन को हम कहते हैं रीटी पैक्स। तो ये रीटी पैक्स बिल्कुल लॉस हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा। और इसके अलावा या फिर जो ग्लाइकोजन होता है वो रिड्यूस हो जाएंगे या बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे हमारे म्यूकोसा के सेल्स में से, यानी इन सेल्स में ग्लाइकोजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ये इसमें पैथोलॉजी में हम डिटेल में बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा म्यूकोजल जो इन्वॉल्वमेंट है मोस्टली हमारे हाइपोफेरिंग्स को इन्वॉल्व करती है, अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को, ओरोफेरिंग्स भी, और टंग, ओरल कैविटी और लिप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन सारी जगहों का म्यूकोसा जो है इसमें प्लमर विंसन सिंड्रोम में इन्वॉल्व होता है। तो हमने कहा कि इसमें जो है म्यूकोसा की एट्रोफी हो रही है। म्यूकोसा की एट्रोफी के साथ साथ जो सब एपिथेलियल टिश्यू है उसकी फाइब्रोसिस भी हो जाती है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वेब फॉर्मेशन। यहाँ पर ये फिगर देखिए, इसमें इसोफेगस दिखाया गया है जिसका ल्यूमेन नैरो हो गया है क्योंकि इसमें एक वेब बन गया, इसोफेजियल वेब की फॉर्मेशन हुई है। ये क्यों हुई है, क्योंकि एक तो हमारा जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका म्यूकोसा थिन हो गया, उसकी एट्रोफी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ फाइब्रोसिस भी हो जाती है हमारे सब एपिथेलियल टिश्यू की, जिसकी वजह से ये वेब बनता है। तो ये वेब फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिकली कहाँ पे होगी, जो हमारा फेरेंजो ईसोफेजियल जंक्शन होता है, फेरेंक्स और ईसोफेगस के जंक्शन पे, यहाँ पर ये वेब फॉर्मेशन होगी एंटीरियरली। ठीक है, और इस वेब फॉर्मेशन की ही वजह से इस सिंड्रोम में पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग। ठीक है, और फर्दर फिर न्यूट्रिशनल और ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि वो स्वेलो नहीं कर पा रहा तो खाएगा पिएगा नहीं, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होंगी आयरन एंड न्यूट्रिएंट्स की। तो मैलिग्नेंट चेंजेस याद रखिएगा, हाइपोफेरेंक्स में ज़्यादा प्रोन होते हैं कि आगे जाके वहाँ पे हाइपोफेरेंक्स में मैलिग्नेंट चेंजेस हो जाएं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अब प्लमर विंसन सिंड्रोम में। एक तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि पेशेंट जो है आपके पास प्रेजेंट करेगा कि उसको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा है, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो रही है जो कि बढ़ती जा रही है। और पहले ये डिस्फेजिया यानी सॉलिड फूड के लिए था, और बाद में फिर लिक्विड से भी डिफ़िकल्टी हो रही है इन स्वेलविंग लिक्विड्स एज वेल, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया।
उसके साथ साथ उसको एसोसिएटेड फीलिंग होगी कि समथिंग इन द थ्रोट, यानी उसके गले में कोई चीज़ है। ठीक है, ये सब इसोफेजियल वेब्स वगैरह की वजह से उसको महसूस हो रहा है। और कभी कभार उसकी फूड की रिगर्जिटेशन भी हो रही है, यानी जो खा रहा है वो बाहर आ रहा है, रिगर्जिटेशन हो रही है। जब हम एग्जामिन करेंगे ना, तो हमें एग्जामिनेशन पे हमें सारे या फिर कुछ जो है इस सिंड्रोम के फीचर्स भी मिल सकते हैं, जिसमें एक तो पेशेंट को हमें अनीमिया मिल सकती है। ठीक है, अगर कोइलोनाइकिया, स्पूनिंग ऑफ द नेल्स, एंगल ऑफ माउथ पे फिशर्स बने हुए हैं, अगर उसको सुपरफिशियल ग्लोसाइटिस यानी एट्रोफिक टंग हो गई है, या इसके अलावा उसकी पुअर जनरल हेल्थ है, तो हम कह सकते हैं कि इसको प्लमर विंसन सिंड्रोम है। ठीक है, ये सारे सिम्टम अगर एग्जामिनेशन पे हमें मिलते हैं या कुछ सिम्टम इनमें से मिलते हैं अलॉन्ग विथ प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, तो दैट इज़ द प्लमर विंसन सिंड्रोम। यहाँ पर देखें, ये फिगर में हमारे पास ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस दिखाया गया है, यानी फिशरिंग ऑफ द लिप्स जो है दिखाई गई है, कॉर्नर ऑफ माउथ। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें प्लमर विंसन सिंड्रोम में जो है हमने कहा ग्लोसाइटिस हो जाती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, फिगर में ग्लोसाइटिस, और ग्लोसाइटिस यानी बीफी रेड एट्रोफिक टंग हो जाती है। हाइपोक्रोमिक अनीमिया होगी इसमें साथ में पेशेंट को, और पोस्ट क्रिकोइड लेजन होगी, यानी वेब होगा या कार्सिनोमा। ठीक है, अब हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे इसको डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहले तो सीबीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी पे हमें जो है अगर लो हीमोग्लोबिन मिल रहा है, साथ में उसको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया है, तो इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। बाकी जो सजेस्टिव फीचर्स जो हैं, जो मैलिग्नेंसी के सजेस्टिव होते हैं, जैसे सॉलिटरी नोड्यूल, ये हमें अल्ट्रासाउंड पर नज़र आएंगे। ठीक है, इल डिफाइंड मार्जिन्स, इरेगुलर शेप, हाइपो इकोजेनिसिटी, हेलो साइन और कैल्सिफिकेशन, उसकी वैस्कुलैरिटी ज़्यादा होगी और वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी अगर इन्वेड कर रही है, तो ये सारा हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा। ये मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्योंकि यही जो है प्लमर विंसन सिंड्रोम आगे जाके मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होता है। तो सीबीसी करवाई हमने, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद आता है एक्सरे बैरियम स्वेलो। ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, फेरेंजियल वेब फॉर्मेशन हमें एक्सरे बैरियम स्वेलो पे नज़र आता है, यानी पेशेंट को हम पहले बैरियम स्वेलो करवाते हैं, उसके बाद हम एक्सरे लेते हैं। यहाँ पर देखें फिगर में एक्सरे बैरियम स्वेलो किया गया है, जिसपे हमें ये ईसोफेजियल वेब फॉर्मेशन नज़र आ रही है। इसके अलावा एंडोस्कोपी, जब हम एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, हाइपोफेरिंक्स और ईसोफेगस हमें एट्रोफिक चेंजेस दिखाएंगे। ठीक है, म्यूकोजा के एट्रोफिक चेंजेस और फेरेंजियल वेब भी हमें एंडोस्कोपी पे नज़र आ जाएगा। चौथा, हम बायोप्सी भी करते हैं उन केसेस में जहाँ पे हमें मैलिग्नेंट चेंज का सस्पिशन है कि अब जो है ये मैलिग्नेंसी में जा रहा है, तो हम म्यूकोजल बायोप्सी लेते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होता है प्लमर विंसन सिंड्रोम का, जो है इस कंडीशन को करेक्ट करने का, वो यही है कि हम आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करें, या कोई और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम उसको आयरन और बाकी विटामिन के सप्लीमेंट्स देंगे। मेनली मतलब ये इसी वजह से हो रहा था। तो कंडीशन यूजुअली इंप्रूव हो जाएगी अगर इस तरह की डेफिशिएंसी सही हो जाती हैं। लेकिन अगर पेशेंट को एक बार वेब फॉर्मेशन हो गई है, तो हमें फिर उस वेब की एंडोस्कोपिक एक्सीजन करनी होगी। ठीक है, और इसमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, वरना ताकि कोई मैलिग्नेंट चेंज अगर हुआ है तो उसको हम जल्दी से डिटेक्ट कर लें। फॉलोअप ज़रूरी है। चैप्टर की समरी है, अक्यूट फेरेंजाइटिस हमने पढ़ा सबसे पहले कि ये इसके जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो प्राइमरीली वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन सेकेंडरीली फिर उसमें बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो जाती है, स्पेशली हमारे रीजन में। क्लिनिकली ये बहुत मुश्किल होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ठीक है, अक्यूट फेरेंजाइटिस में। और फेरेंजियल डिप्थीरिया के बारे में हमने पढ़ा कि उसका इंसिडेंस अब कम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हो रही है डिप्थीरिया के अगेंस्ट। जो स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड केसेस होते हैं डिप्थीरिया के, उनमें हमने एंटीटॉक्सिन स्टार्ट करना होता है बिफोर के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट आए। और एम्पिसिलिन हमने पढ़ा था कि हम उसमें नहीं देते इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में। फिर हमने क्रोनिक फेरेंजाइटिस में कहा कि उसमें सोर थ्रोट जो है एडल्ट्स में का मोस्ट कॉज जो है वो क्रोनिक फेरेंजाइटिस होता है। उसमें ट्रीटमेंट हमने अंडरलाइंग कॉज के अकॉर्डिंग करना होगा। स्पेसिफिक इन्फेक्शन जो फेरिंग्स के थे वो इतने कॉमन नहीं होते बनस्बत नॉन स्पेसिफिक के। लास्ट में हमने अभी प्लमर विंसन सिंड्रोम पढ़ा है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये बहुत ही कॉमन है हमारे पार्ट ऑफ द ग्लोब में, स्पेशली फ़ीमेल्स में और रूरल एरियाज़ की फ़ीमेल्स में। तो ये जो सिंड्रोम है ये डिस्फेजिया का कॉज बनता है एडल्ट फीमेल्स में। प्लमर विंसन सिंड्रोम की वजह से डिस्फेजिया हो रहा था। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस चैप्टर में हमने देखे वो पॉल बनल टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट जो है हमने कहा था कि ये असल में सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट द वायरस डिटेक्ट करता है। ठीक है, और ये हमें यूजुअली पॉजिटिव मिलता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द डिजीज़। आल्दो 10% ऑफ द पेशेंट जो है वो कभी भी पॉजिटिव टेस्ट डेवलप नहीं करेंगे।
ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में ये टेस्ट किया जाता है। फिर ट्रेंच माउथ मैंने आपको बताया था कि ये डिजीज़ क्योंकि जो है सोल्जर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन थी, विंसेंट एंजाइना। तो जो सोल्जर उस खंदक में यानी ट्रेंच में लाया कर रहे थे वर्ल्ड वार 1 के दौरान, तो इसलिए हम इसको ट्रेंच माउथ कहते हैं, क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर ओरल हाइजीन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो क्लीनिंग की ऑफ ईटिंग या ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स भी, अपने बर्तन भी साफ़ नहीं कर रहे थे, तो उनमें ज़्यादा कॉमन थी। फिर एक्सरे बेरियम स्वेलो के बारे में हमने कहा कि ये रेडियो ओपिक डाई होता है बेरियम सल्फेट का, जो पर ओरली देते हैं और फिर हम रेडियोग्राफ लेंगे स्वेलोइंग फेज़ के दौरान, ताकि हम कोई भी अगर स्ट्रक्चर बन गया है इसोफेगस वगैरह में, कोई ग्रोथ, म्यूकोजल इरेगुलरिटी या अल्सरेशन, या अल्सरेशन जो फेरिंग्स में और इसोफेगस में, वो डिटेक्ट हो जाएंगी एक्सरे बेरियम स्वेलो पे। कोइलोनाइकिया क्या है? ये हमारा जो आउटर सरफेस होता है नेल्स का, अगर ये यूँ स्पून शेप का या कनकेव हो जाए, जिसको स्पून नेल्स भी हम कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कोइलोनाइकिया। उसके बाद बेसिकली 16 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट किया अक्यूट फेरेंजाइटिस के साथ। अक्यूट है, ठीक है। इसमें कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मोस्ट कॉमन जो है हमने डिस्कस किया था, एडिनो वायरस की वजह से ये होता है, ठीक है, एडिनो एंड राइनो वायरल कॉजेज़ की वजह से। बाकी सारे बैक्टीरियल हैं। कंप्लीट ब्लड पिक्चर हमने एडवाइस की 20 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट को, जो प्रेजेंट किया अक्यूट लेकिन बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस के साथ। तो अब इसमें कौन सी हमें फाइंडिंग मिलेगी इन्वेस्टिगेशन पे? याद रखिएगा, इसमें हमने पढ़ा था कि उसका न्यूट्रोफिल काउंट हमें ज़्यादा मिलता है बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस में। 38 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंट की विद कंप्लेन ऑफ डिस्फेजिया, लेकिन सॉलिड फूड के लिए, जो 2 से 3 महीनों से उसको था। तो वो अनीमिक भी थी और उसको कोइलोनाइकिया भी था। फिर हमने हीमोग्लोबिन और आयरन स्टडीज़ के लिए ब्लड भी भेजा, सीबीसी करवाई। तो हमें कौन सी फाइंडिंग जो है इस पेशेंट में मिल सकती हैं? तो हमने कहा था ये प्लमर विंसन सिंड्रोम हो सकता है, तो इसलिए हमें इसमें पेशेंट का जो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकती है इसको। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में पेशेंट की जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हमें रेज्ड मिलेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी है तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। 5 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट किया ENT इमरजेंसी रूम में विद अ कंप्लेन कि उसको सोर थ्रोट है और उसका फीवर है जो कि लास्ट 2 दिनों से। जब एग्जामिनेशन की तो हमें येलोइश मेम्ब्रेनस के टॉन्सिल्स और ओरोफेरिंग्स पे नज़र आई। तो उसका फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लो ग्रेड का है। उसकी पल्स 140 पर मिनट थी, यानी रैपिड पल्स थी। और थ्रोट स्वैब जो है वो हमने उसका सेंड किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो है रिपोर्ट में आप सस्पेक्ट करते हैं कि उसको हो सकता है? तो इसका आंसर है कि पेशेंट को जो है डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। और हमें पता है कि क्लेब्स बेसिलाई जो है ये डिप्थीरिया का ही दूसरा नाम है, ठीक है, ये आपको बात भूलनी नहीं चाहिए, क्लेब्स डिप्थीरिया। उसके बाद है कि इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है फेरेंजियल डिप्थीरिया का कितना होता है? 2 से 7 दिन हमने डिस्कस किया। व्हाट इज़ द एज ग्रुप इन विच द फेरेंजियल डिप्थीरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है? तो ये स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं तो वो 6 से 12 साल की उम्र के दरमियान होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। 4 साल की बच्ची जो है वो आई उसको इमरजेंसी रूम में क्लिनिकली सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम फेरेंजियल डिप्थीरिया। तो अब उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर हम उसको डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जल्द से जल्द ना दें तो अगर हम ना दें तो उसको मायोकार्डाइटिस और मसल पैरालिसिस हो सकती है एक्सोटॉक्सिन की वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद है डायग्नोसिस फेरेंजियल डिप्थीरिया की हमने की 6 साल लड़की बच्ची पे, जो सम फाइंडिंग्स हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे मिली। तो कौन सी फाइंडिंग जो है सजेस्टिव करती है इस कंडीशन को, यानी फेरेंजियल डिप्थीरिया है, तो उसमें हमें जो है पेशेंट को डिस्प्रोपोर्शनेटली रैपिड पल्स होती है, ठीक है, ये उसको डायग्नोस करने में मदद करती है। और फीवर हमने पढ़ा था लो ग्रेड का होता है, तो इस तरह का और कोई भी ऑप्शन नहीं है, वीक और डिस्प्रोपोर्शनेटली रैपिड पल्स होती है। 19 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट किया तो उसको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो गई, उसका सोर थ्रोट यानी गला ख़राब भी है, फेरिंग्स में अल्सरेशन भी है। उसने ENT कंसल्टेंट्स ने उसको सस्पेक्ट किया कि ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का केस है, तो उसने पॉल बुनल टेस्ट किया और मोनोस्पोट टेस्ट उसको एडवाइस किया। अब टाइम ड्यूरेशन क्या है कि ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आएंगी, कितने टाइम में पॉजिटिव आएंगी? हमने पढ़ा था ये टेस्ट सिर्फ 1 वीक ऑफ द डिजीज़ में ही पॉजिटिव आती है, इसमें हमें एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है, 1 वीक ओनली। दैट्स इट। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम चैप्टर 37 डिजीज़ेज़ ऑफ द टॉन्सिल्स स्टार्ट करेंगे।